पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हर नागरिक का हक है और इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट हम भी करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, हम करेंगे असली वाला प्रोटेस्ट जैसे CA/NRC का हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट। कितने आप झूठी कार्रवाई कर लो, और आज कपिल मिश्रा साहब और कितने ही पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हमने FIR करा चुके हैं, हम FIR के ऑर्डर, जो उस वक्त CA/NRC में लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसा रहे थे और ये दंगे करा रहे थे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर जहां पूरे देश में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वहीं बड़ी तादाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उस विरोध और समर्थन के बीच में बहुत सारे लोगों के घरों पर नोटिस पहुंच रहा है। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी। महमूद प्राचा जी, वक्फ बोर्ड पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं जो ये कानून लाया गया। देखिए, ये कानून सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को, मोदी जी, अमित शाह जी, RSS, मोहन भागवत जी और जितने भी ये नेता हैं और RSS और BJP के जो पॉलिसी के तहत इन लोगों को वक्फ की ज़मीनें लूटने के लिए, चोरी तो हो ही रही थी, मतलब वो छोटे छोटे लेवल पे हो रही थी और खुद वक्फ बोर्ड के अंदर के लोग और दूसरे भी लोग कर रहे थे, लेकिन ये होलसेल में लूटने के लिए ये कानून में बदलाव किया जा रहा है। इसकी दूसरी कोई भी वजह मुझे समझ में नहीं आती है और इसके लिए मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ। मुझे एक भी प्रावधान इसका ऐसा बता दे जो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इसके गोल्स हैं, उससे मैच करता हो, तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसमें एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो लूट बचाने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, लूटने के लिए कुछ भी, और ऐसा इसमें एक भी प्रावधान नहीं है। नहीं, आखिर मुसलमान विरोध क्यों कर रहा है, अब सवाल ये है। नहीं, कोई भी जो संविधान को मानने वाला व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति जो अपने घर के अंदर डकैती रोकना चाहता होगा, वो इसका विरोध ही करेगा। अपने पड़ोसी के घर में डकैती रोकना चाहता होगा, किसी कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति की जो धार्मिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो रोकना चाहता होगा, वो इसका विरोध करेगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं इसका विरोध। अब आप यही एक नैरेटिव बना लिया जाता है ना, ये RSS और BJP के लोग जो हैं, हमारे अंदर भी जो लोग हैं जो ऐसे लगते हैं कि ये विरोधी हैं RSS और BJP के, उसमें अपने एजेंट और मेंबर्स रखते हैं, अपने स्लीपर सेल्स रखते हैं, वो ऐसा नैरेटिव बनाने में कामयाब होते हैं। इस ऐसे कानूनों का सबसे बड़ा नुकसान तो बुद्ध समाज के साथ हो चुका है, पहले से नहीं, बहुत लंबे टाइम से। 84,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार जी अशोक के टाइम में जो थे, वो आज कहाँ गए? ये तो हिस्ट्री है ना मनुवादी मानसिकता की, वही आज रिपीट हो रही है। बुद्ध कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा, जो उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, बोध गया जी, वो स्वयं उनके कानून बना के उनके कब्जे में नहीं है, यानी कि वो उसकी मैनेजमेंट वो नहीं करते, कोई और करता है, मतलब ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। तो यही बात अब इसमें वक्फ एक्ट में आ रही है और इसी बात का समर्थन कौन करते हैं? फैज़ान मुस्तफ़ा साहब। क्यों? क्योंकि वो अब हम उन्हें ये ना बोलें कि वो RSS के द्वारा नियुक्ति इसलिए हुए हैं, वाइस चांसलर और बड़े बड़े ओहदों पे इसलिए बनाए जाते हैं, हालांकि वो इतने कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जी। उनसे बड़े बड़े काबिल लोग उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कानून के जानकार पढ़े हैं। लेकिन इनमें क्या खासियत है? जो मोदी जी और अमित शाह के और RSS के लोगों को जो खासियत चाहिए होती है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसको उतने ही बड़े पद पे बिठाने की कोशिश RSS हमेशा करती है। लेकिन क्योंकि मूर्ख जो व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी तरीके से अपने आका के सामने साष्टांग करने को तैयार होगा। आप जो बोलो मैं वही करूँ, कोई समझदार आदमी तो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन वकील साहब, सवाल यह है कि संसद आपने देखी, पिछले दिनों लेट नाइट तक संसद चली, उसमें गहमा गहमे के बीच राज्यसभा लोकसभा में ये बिल पास हुआ, कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे लड़ी जा सकती है इस लड़ाई? देखिए, लड़ाई तो जो संघर्ष है वो तो संघर्ष के तरीके से होता है ना। JPC में पहले तो जाना नहीं चाहिए था, अच्छा, आप गए तो अब किसी ने वीडियो ही लीक कर दी कि JPC में हो क्या रहा था। आपने देखा ना जी, किस तरह चाय और समोसे और पता नहीं क्या क्या खा के, जैसे सबसे घनिष्ठ मित्र हों आपस में एक दूसरे के साथ, वैसे ही बैठे थे ना सब। तो अब जो व्यक्ति इतनी बड़ी लूटामारी कर रहा, उसके साथ आपकी केमिस्ट्री ऐसी कभी बन सकती है? कैसे बन जाएगी केमिस्ट्री? वही बनेगी। और ये कोई इन्होंने खुद तो शाया की नहीं थी, ये तो लीक हुई है।
ये है एक छोटी सी वीडियो क्लिप ने सारी सच्चाई अंदर की साफ कर दी। यही है, जो भी इनसे मिलने जाता है आरएसएस बीजेपी के लोगों से, वो कुछ ना कुछ इस साजिश का हिस्सा होता है और कुछ ना कुछ उनसे लेके आ जाता है। मतलब जो टुकड़े फेंक दिए जाते हैं ना, वो लेके आ जाता है, लेकिन साजिश करने ही जाता है कि कैसे मुस्लिम समाज को और दूसरे कमज़ोर वर्गों को, जिस भी कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी से मिलने जाता है, अगर जाना है किसी को तो वीडियोग्राफी करा के हमें दिखाए। बगैर वीडियोग्राफी के कोई भी जाके मिलेगा तो उसके खिलाफ अंदाज़ा या प्रिजम्पशन एक ही आएगी कि कुछ ना कुछ ज़मीर फरोशी करने गया है ये मिलने, वरना जाने का क्या मतलब है। उन लोगों का तो डिक्लेयर्ड है ना पॉलिसी, हमने संविधान ख़त्म करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मनुस्मृति लानी है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये मनुस्मृति जला के संविधान लाया था, तो उन्होंने संविधान जला के मनुस्मृति लानी है। ये तो सीधी सीधी अम्बेडकरवाद और मनुवाद में लड़ाई है ना। मतलब आप विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का जो बना है, खुले लफ्जों में? ये इसका एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है, जो मैंने अभी शुरू में ही कहा है, जी, जो लूटने के लिए ना हो वक्फ की प्रॉपर्टीज का। और ना सिर्फ नुकसान क्या है वकील साहब? ना सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी, बल्कि जो दूसरे मजहबी जो अकलियतें हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध के साथ तो हो ही चुका है, पारसी हैं, दूसरे जितने भी जैन भी हैं, उनकी भी प्रॉपर्टियां लूटने के लिए ऐसा ही कानून आने वाला है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मजहबी, उनको लूटने के लिए भी ऐसा कानून आने वाला है। शेड्यूल ट्राइब की तो ऑलरेडी पैसा और दूसरे कानून बना के लूटी जा चुकी है। हसदेव में आज क्या हो रहा है, आप जाके देख लीजिए अडानी साहब क्या कर रहे हैं हसदेव के जंगलों में, छत्तीसगढ़ में। वही होने जा रहा है सब प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो सबका मसला है, मुसलमानों का नहीं। नुकसान क्या होगा वकील साहब? अब नुकसान ये होगा कि जैसे एक तालाब था, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें तो कोई शक और शुबा किसी को होना नहीं चाहिए। ये तो सभी लोग बता रहे हैं। पहले चोरी होती थी, अगर उसे एक तालाब मान लिया जाए, वक्फ की जो जायदादें हैं, तो डोंगे से कोई निकाल लिया, कोई बाल्टी से निकाल गया, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। अब टैंकरों से लूटा जाए, मतलब बड़े लेवल की एक लूट का प्लान है। अब जो वो होते हैं ना, जो ट्रेन के जो कंटेनर्स होते हैं, जी जी, उससे लूट होगी। ये प्रावधान इसलिए आए हैं सारे। अगर किसी कानून में सज़ा बढ़ाई जाती है तो ये लगता है कि हाँ, इस कानून की जो मकसद है वो चोरी और बेईमानी करना रोकना है। अगर किसी कानून में सज़ा की मिकदार कम की जाती है, अगर अरेस्ट करना होता है किसी को तो वो अरेस्ट की ताकत ख़त्म की जाती है पुलिस की। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको और हल्का करके नॉन कॉग्निजेबल बना दे, जो कैद बा मुशक्क़त यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट ने उसको सिंपल बना दिया जाए। ये किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि भाई चोरों, डकैतों, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें उतनी सज़ा नहीं होगी जितनी पहले होती थी, अब तुम खुल के लूट करो। यही तो होती है, यही हो रहा है इसमें। और डीएम इस देश में ईमानदार डीएम कितने होंगे? डीएम तो मलाईदार पद होता है ना, और मलाईदार पद, ये इन्हीं की भाषा में बता रहा हूँ मैं, वेट और ड्राई पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही इन्हीं की जो आपस में जो डिस्कशंस होती हैं उसकी वजह से ही होता है ना। तो वेट पोस्टिंग पे कौन जाता है, कौन जाएगा? वेट क्या होता है? मलाईदार पद क्या होता है? ज़्यादातर डीएम तो मलाईदार पद है ना, तो वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। अब उसके हाथ में वो ताकत आ गई है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, जो पहले कभी वक्फ बोर्ड के 12 मेंबर्स के पास थी, उनके ऊपर एक सीईओ भी, साथ में एक सीईओ भी होता था। तो अगर 12 मेंबर्स भी कुछ अगर ईमानदारी से काम ना करना चाहें तो सीईओ सरकार को बता देता था, सरकार की बात माननी पड़ती थी वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर्स को भी। अब तो अकेला डीएम है, फ़ोन आएगा ऊपर से, बुलडोज़र चला दो तो बुलडोज़र चला दिया, नोटिस दे दो बेईमानी वाले, गैर कानूनी नोटिस दे दो। यही तो है ना, मलाईदार पदों पे बैठे व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं आमतौर पे। तो क्या वकील साहब, तो अब जो है इसमें ये होने वाला है कि डीएम साहब किसी भी प्रॉपर्टी पे अपनी उंगली रखेंगे, सरकारी जगह उसे घोषित करेंगे, और जब तक वो सरकारी जगह रहेगी, जब तक कि आप कानून में एक लंबी लड़ाई लड़के उसको सरकारी जगह नहीं है ये साबित करो, किसी भी ज़मीन पे रख देंगे। और इसका सिर्फ मुसलमानों के साथ और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, अब तो इसका मिसयूज़ किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी को भी कह देंगे जी ये वक्फ की नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी है। अब वो बेचारा क्या करेगा? वो तो गई। मतलब किसी भी व्यक्ति की, कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी होगा, प्रॉपर्टी हुई, किसी उसके जो लैंड माफिया होंगे इलाके के, उसने पुलिस को या डीएम साहब को कुछ
मतलब ये मैं सबसे छोटी बात बता रहा हूँ। जी 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 कुछ सांठ गांठ की ऐसा तो होता है ना कब से, तो आज भी सरकारी अधिकारियों से मिलके सैकड़ों मुकदमे होते हैं ना हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अब ये ऑफिशियल ताकत ही आ जाएगी, किसी की भी ज़मीन पे कह दो जी ये वक्फ की नहीं है। अरे भाई वो तो खुद ही नहीं कह रहा वक्फ की नहीं है, उसको सरकार की बता दो। एक बेचारे जनरल कैटेगरी के व्यक्ति की, किसी हमारे जो हैं राजपूत समाज के व्यक्ति की जगह को डीएम साहब ने कहा जी ये वक्फ की नहीं है, ये सरकारी है। अब वो आके ये साबित करेगा कि ये मेरे परिवानी पुश्तैनी ज़मीन है, ना तो ये वक्फ की है और ना ये सरकारी है, मगर इसके लिए उसे लगेंगे 20 साल। ये होने जा रहा है भ्रष्टाचार करने का बहुआयामी फार्मूला भी है ये। तो वकील साहब, जिस तरीके से लगभग 90% कह सकते हैं कि मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाहें ये सब वक्फ के अंडर आती हैं, क्या इन तमाम को नुकसान पहुंचने वाला है? क्या मुसलमान इससे किस तरीके से सतर्क है, किस तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं इसकी? अभी तो बताया मैंने आपको, जिस ज़मीन पे डीएम साहब ने ये कह दिया है सरकारी है, तो अब साबित कीजिए ये सरकारी नहीं है। ये इतना अच्छा कानून है जिसकी फैज़ान मुस्तफ़ा साहब तारीफ़ कर रहे हैं और जितने लोग बाकी भी कर रहे हैं वो तो कई ऐसे आलिम हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मतलब बहकावे मारने की ज़रूरत नहीं है, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तो कह ही रहा हूँ, क्या ज़रूरत है। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं 62 मस्जिदें जो हैं वो मंदिर तोड़ के बनाई गई। ये वो अपने सदर जो उन्होंने ख़िताब किया था अपनी पार्टी के भी इजलास में, सालाना इजलास में, बहैसियत सदर किया था उन्होंने ये ऐलान। और मेरा ये कहना है कि इस मुल्क में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जो मंदिर तोड़ के बनी हो, और मैं पूरे सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। कोई साबित करना चाहता है तो आ जाए, केस फाइल कर दे, हम उसको बता देंगे कि कितना बड़ा झूठ बोला। एक भी मस्जिद पूरे देश में ऐसी नहीं जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हो। ओवैसी साहब 62 बता रहे हैं। अब 62 मस्जिदें तो हमारे सबसे बड़े कायदी कह रहे हैं कि ले जाओ आप। अब फिर मैं उन्हें आरएसएस का आदमी ना बोलूँ तो मैं भी झूठा हूँ, मैं भी बेईमानी कर रहा हूँ। ये है बात। अब आगे चलते हैं। अब ये जंग जीती कैसे जाएगी, या ये जद्दोजहद में जीत फतेह कैसे होगी? पहले तो कोई भी जब जद्दोजहद होती है उसमें टीम जीतने वाली तय की जाती है। अभी तो लोगों को समझ में आ रहा है ना, आईपीएल क्रिकेट बहुत चलती है। मैं तो खैर क्रिकेट बहुत कम खेला हूँ, बास्केटबॉल और हैंडबॉल ही खेलते थे हम और एथलेटिक्स करते थे। लेकिन अभी अमित शाह जी के जो जय शाह साहब हैं पुत्र, आईपीएल की मैचेस के बारे में सबका बड़ा ध्यान है बीसीआईज में। तो आईपीएल में अच्छे अच्छे प्लेयरों के लिए दांव लगता है जी। क्यों? क्योंकि ये नहीं, अपनी टीम में लेने के लिए उनके ऊपर पैसा लगाया जाता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जीतने वाली टीम है ना, उसको अच्छे से अच्छे खिलाड़ी उसमें चुने जाते हैं कि ये टीम जो है इस मैच में उतरेगी। अब ये भी एक मैच है, तो अब खिलाड़ी कैसे चुनने चाहिए हमें? वो वाले जो जितने मैच आज तक हुए हैं सब हारे हैं, या ऐसे खिलाड़ी जो मैच जीते भी हैं। मतलब बाबरी वाले केस की बात कर रहे हैं आप? सब के सब जो सारे मैच हारे हैं, ऐसी टीम में आईपीएल में आप लेना चाहोगे, या ऐसी टीम जो सब नहीं तो ज़्यादातर केसेस अपने जीते हों, या मतलब मैचेस जीते हों? जीतने वाली अगर जीतना है तो ये आवाम का काम है। पहला काम है ये। पहले आप सवाल करो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनने से पहले, पर्सनल लॉ बोर्ड बनने से पहले, ये जमीयत उलमा हिंद और ये जितने भी लीडर बन रहे हैं ना, ये बाबरी मस्जिद से ही शुरू करते हैं। आप कितने केस जीते हो आज तक, ये बता दो। ये बड़े बड़े केसेस की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक हो, बाबरी मस्जिद हो, कोई बताओ दो। संभल का चल ही रहा है अभी। कितने केस जीते हो? ज्ञान व्यापी में क्या कर रहे हो आप? हर मस्जिद के साथ जो हो रहा है, दंगों में क्या हो रहा है, क्या? एक ये चुनने का है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो जितने उनके केस हैं आज तक, या जितने मैच हैं वो सब जीते हैं। अभी लेटेस्ट कपिल मिश्रा जी को अरेस्ट कराया जी, कराया है ना। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल था ना जी, बिल्कुल सबको पता था ना नहीं होगा ये काम। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं और उनको आप टीम में लोगे नहीं। ये आवाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये पहली शर्त है। और ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये सब के सब आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं शामिल। अभी मेरा तो ख़तरा सबसे बड़ा ये हो गया कि जयराम रमेश साहब ने, जो 100% मेरा उनके खिलाफ इल्ज़ाम है, ये वो आरएसएस के इशारे पे कांग्रेस पार्टी में भीतरघात कर रहे हैं। तो जब हम हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से वो वाला केस जीते थे ना, वीडियोग्राफी लेने का, तो हमारा सारा हर हाई कोर्ट में केस खराब जयराम रमेश जी ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के।
इसी वजह से हमारा इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वो केस डाला था ताकि हर हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन और सरकार के पास हमारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था ना, उन्होंने ये कह के कि अब सुप्रीम कोर्ट में जयराम रमेश जी का केस जो है लंबित है, पेंडिंग है, चल रहा है, तो तब तक इसके फैसले को टाल दिया जाए। अब वही जयराम रमेश साहब जब ये केस की बात कर रहे हैं तो मेरे तो खतरे की घंटी बज गई कि ये तो जयराम रमेश साहब और उनकी टीम, लीगल टीम जो उनके क्लोज है, वो वही काम करेगी जो आरएसएस बोलेंगे। अच्छा वकील साहब, एक आखिरी सवाल। अब हाँ, यही कमोबेश दूसरी जगह भी हाल है, तो सबसे पहले अपनी टीम क़यादत ठीक करनी पड़ेगी हमें। जो लोग सही हैं, जो लोग, और टेस्ट क्या है, जो लोग बात ही नहीं करना चाहते आरएसएस बीजेपी से, सलाम दुआ भी नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करना चाहता, मेरे भी तो है ना, हमारी तो राइवलरी थी ना बहुत। हम लोग इसमें कांग्रेस, मैं तो इलेक्शन जो जीता था कॉलेज में अपने कैंपस पर सेंटर में, वो इंडिपेंडेंट जीता था। उसके बाद राजीव गांधी जी ने मुझे वहाँ से पिकअप किया, ठीक है जी, हो गई बात। उसके बाद मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली। हमारी एबीवीपी से ज़बरदस्त लड़ाई रहती थी, और हम लोगों ने एबीवीपी को, जो अरुण जेटली साहब के टाइम से जो पूरा कब्जा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमने उनको बाहर किया वहाँ की पॉलिटिक्स। तो हमें भी जानते हैं ना सब, हम बात ही नहीं करना पसंद करते। मैं बात ही नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है, बात ही नहीं करनी ना जी। बहुत दुनिया है ना, 140 करोड़ दुनिया है, यही इनके 2, 4, 5, 10 लाख लोगों से बात ही क्यों करनी है। अब बात करनी है, कोई मजबूरी है तो वीडियोग्राफी बनाओ और वो जनता को दिखाओ कि ये हम करने ये बात गए थे, कोई हम सेटिंग करने नहीं गए थे, कोई हम उनके एजेंट नहीं हैं, कोई काम पड़ रहा है उनसे, आपको बात ही क्यों करनी है। उन्होंने तो धोखा ही देना है हर काम में आपको, और एक बार नहीं हर बार धोखा मिला है, फिर भी बात करने जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ बेईमानी करने जा रहे हो वहाँ से। अब आप टेस्ट कर लो किसके मन में अभी भी ललक है कि हम मोहन भागवत जी से मिल लें, इससे मिल लें, नीतीश कुमार जी से मिल लें, जेडीयू से मिल लें, किसी से मिलना क्यों है। अंदर जाके सिर्फ अपनी सेटिंगें करते हैं, कोई काम नहीं है, अपनी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, कोई काम नहीं। अच्छा वकील साहब, एक सवाल यह है कि कई जगहों से आज खबर आई, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी मीडिया के सामने ये बात रख दूँ कि मुझे भी एक नोटिस भेजा गया पुलिस द्वारा, और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग जो जागरूक हैं मुस्लिम समाज को लेकर या कुछ आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों को प्रशासन द्वारा एक नोटिस दिया गया जिसमें ये कहा गया कि आप लोग शांति भंग कर सकते हैं। अब ऐसे लोग बड़े खौफ में हैं, डर में हैं कि आखिर ऐसे वक्त में हम क्या करें। पुलिस उन पर लगातार ये प्रेशर बना रही है कि वो लोग अपनी ज़मानतें कराएं। कोई भी अच्छा वकील करें जी, ये नोटिस जितने भी आ रहे हैं पूरी तरीके से गैर कानूनी है, 100% गैर कानूनी है। अगर इनकी वजह इस बिल से कनेक्टेड है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हर नागरिक का हक है, और इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट हम भी करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, हम करेंगे असली वाला प्रोटेस्ट, जैसे CA/NRC का हुआ था पीसफुल प्रोटेस्ट। कितने आप झूठी कार्रवाई कर लो, और आज कपिल मिश्रा साहब और कितने ही पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हमने FIR करा चुके हैं, हम FIR के ऑर्डर, जो उस वक्त CA/NRC में लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसा रहे थे और ये दंगे करा रहे थे। कितने ही लोगों के, अभी लेटेस्ट कपिल मिश्रा जी के खिलाफ हुई है जब वो लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। जी, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, आपको करना है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, और ये जितने भी RSS और बीजेपी के एजेंट हैं इनकी बात मत सुनिए, इनसे नहीं डरिए। ये सारे नोटिस गैर कानूनी हैं। आप जाइए अपने किसी अच्छे वकील को कीजिए, इकट्ठे 10-5 लोग जाके एक वकील को करें, और ये सारे ऑर्डर्स वो निरस्त कराएंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी ऑर्डर्स हैं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। हमारे पास भी अगर कुछ लोग आएंगे तो हम तो इसकी हाई कोर्ट में रिट भी लगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद पराचा जी थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात की और समर्थन भी दिया। इन्होंने कहा कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको गैर कानूनी तरीके से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अगर कुछ लोग इनके पास भी आते हैं तो ये हाई कोर्ट तक उनकी बात को लेकर पहुंचेंगे, और ये बिल प्रॉपर तरीके से गैर कानूनी। और एक बात ये कही कि ये जो पहले छोटी छोटी चोरी होती थी, अब डकैती और लूट का जो है पूरा प्लान बनाया गया है, ये मास्टर प्लान बनाया गया। और ये वकील साहब ने एक बात और कही कि जिस तरीके से CA/NRC का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था, इस तरीके से प्रोटेस्ट होंगे। सरकार इस बात को सुन ले और सही तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी तो वक्फ बिल जो है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहिए द लाइक इंडिया।